जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। शुरू करते हैं इस सीरीज का आज का क्लास, यानी जो हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज पढ़ रहे थे उसके सीरीज का आज अगला क्लास देखते हैं। आज के क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 19 या बी अनुच्छेद 22 या सी अनुच्छेद 24 या डी अनुच्छेद 23। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24 जो है, यानी कि भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है बालकों को कारखानों में कार्य करने से प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्र आदि कुछ विषय अधिकारों का संरक्षण करता है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) में कहता है सभी नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो अनुच्छेद 19(1) में कहता है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) का ख कहता है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 19(1) का ग कहता है संगम या संघ बनाने का अधिकार भारत। और 19(1) घ कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। और 19(1) का अंगा कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। और 19(1) का छ कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये सारे अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी कि जो इंडियन सिटीजन है केवल उन्हीं को प्राप्त हैं, ना कि किसी विदेशी को। और अनुच्छेद 22 का आता है कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त करता है आपका अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों को नियोजन के प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 23 का आता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 36 या बी अनुच्छेद 37 या सी अनुच्छेद 42 या डी अनुच्छेद 44। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है, यानी कि भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है उसके बारे में यह कह रहा है। और अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन और में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा अन्य प्रसूति सहायता का उपबंध करता है अनुच्छेद 42। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। और अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी जो है कि और क्या बोलते हैं सिविल संहिता राज्य होगा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जो आपका समान सिविल संहिता जो है आपके पूरे भारत में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य जो था वो आपका गोवा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए 57वां संविधान संशोधन अधिनियम या बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या सी 58वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मतदान की जो उम्र थी पहले 21 साल थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए कुल सदस्य संख्या के 1/5 या बी कुल सदस्य संख्या के 1/6 या सी कुल सदस्य संख्या के 1/8 या डी कुल सदस्य संख्या के 1/10। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कुल सदस्य संख्या के 1/10 जो होते हैं वो आपके लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है।
इसमें आपके ऑप्शन हैं ए संसद द्वारा, या बी राष्ट्रपति द्वारा, या सी राज्यपाल द्वारा, या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो आपके केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी संसद का गठन जो दिया आपका अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है, और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है, और राज्यसभा का गठन 80 में दिया गया, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। यानी पूरे संसद का गठन जो है आपके 79 में है, और लोकसभा का गठन जो है आपका अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान आपका संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल के प्रावधान जो आपके संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में के अनुच्छेद 153 में किया गया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए संविधान में कहीं नहीं कहा गया, किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया कि इस नियम के तहत ऐसे ऐसे, मतलब संविधान ये नहीं कहा गया कि संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति का कुछ बारे में बताया गया है, बल्कि ये कहा गया कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन की जो बात की गई है वो आपका अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए कैबिनेट मिशन, या बी क्रिप्स मिशन, या सी माउंटबेटन, या सी डी बेवल प्लान। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, या बी समान कार्य के लिए समान वेतन, या सी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, या डी समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, या आपके जो है क्या बोलते हैं गांधी जी के दर्शन से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 1, या बी अनुच्छेद 2, या सी अनुच्छेद 3, या डी अनुच्छेद 4। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 2 में देखें आपके नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बात करता है। जिसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। और अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 3 में बताया गया है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में प्रावधान जो आपका अनुच्छेद 4 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, या बी प्रधानमंत्री, या सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी संसद का सचिव। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष जो है आपके लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित जो प्रश्नों का निर्णय होता है वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए कानून की उचित प्रक्रिया, या बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या सी विधि का शासन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है आपके भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कैसे प्रस्तुत करेंगे? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति को, या बी राज्य का महाधिवक्ता को, या सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति के नाम से लिखते हैं और राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए
9 दिसंबर 1945 ईस्वी, या बी 11 दिसंबर 1945 ईस्वी, या सी 9 दिसंबर 1946, या डी 11 दिसंबर 1946। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 51, या बी अनुच्छेद 44, या सी अनुच्छेद 39, या डी अनुच्छेद 265। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 जो है आपके इसके बारे में प्रावधान करता समाविष्ट किया है। और अनुच्छेद 51 का कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व यानी बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों को अल्पवयी व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, आपके अनुच्छेद 39 में कहा गया है। और सर कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, इसका प्रावधान जो आपका अनुच्छेद 265 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, या बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या सी संसद द्वारा विधि बनाकर, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा विधि बनाकर जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 15, या बी अनुच्छेद 32, या सी अनुच्छेद 35, या डी अनुच्छेद 226। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है कोई भी उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 15 का कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो करता है ये आपका अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है मौलिक अधिकार को लेकर के, प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यह आपका अनुच्छेद 32 में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है कि 5 तरह का रिट जारी करता है। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सेरेटोरी और अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। ये 5 तरह के रिट जारी करता है। और यही 5 तरह के रिट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए जारी करता है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, या बी शपथ से, या सी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, या डी भाषा से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी संविधान की दूसरी अनुसूची जो है ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए किसी व्यक्ति के अविधिक बंदी के लिए, या बी किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार का अभाव, या सी किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर जो है अधिकार परीक्षा की याचिका का संबंधित है। यानी कोई भी नहीं होता कि जिससे उनके अधिकार के बारे में पूछा जा सकता। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार के बारे में पूछना कि आपका अधिकार क्या है, इस पे है कि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए किसी राज्य के राज्यपाल के संस्थान पर राष्ट्रपति द्वारा, या बी संसद द्वारा, या सी राज्य विधानसभा के तत्संगी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, या डी मंत्रिपरिषद के संस्थान पर राज्य के राज्यपाल द्वारा।
इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अधिरक्षित रख सकता है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 169 या बी अनुच्छेद 257 या सी अनुच्छेद 200 या डी अनुच्छेद 201। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 169 का क्या कहता है? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन यानी रेसिशन या सृजन के बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 257 के अंतर्गत कुछ दशाओं में राज्यों पर जो संघ का नियंत्रण होता है उसके बारे में जो आपका अनुच्छेद 257 में बताया गया है। और अनुच्छेद 200 का आता है कि राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर अनुमति जो होती है आपके अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, यानी राज्यपाल जो है कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। और अनुच्छेद 201 कहता है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के लिए बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य जोड़ा गया कब? इस आपके ऑप्शंस हैं ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या बी 86वें संविधान संशोधन द्वारा या सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर के उपलब्ध कराना ये आपका मूल कर्तव्य होगा जो आपके अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।